हेलो एवरीवन, आज हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सेकेंड डे है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको भी। आपको इसको रिवाइज करना है, जस्ट रिकॉल करना है जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है बस उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। पूरे बैचलर्स में आपने सिर्फ यही पढ़ा है। स्टेशनरी फेज फिक्स्ड फेज होता है, मोबाइल फेज मूविंग फेज होता है। सेपरेशन अकर्स बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड्स मूव एट डिफरेंट रेट्स, पता है ये बात, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो हमें पता है कि क्रोमेटोग्राफी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर साइज एंड एफिनिटी इंटरेक्शन। इसमें जो एफिनिटी इंटरेक्शन है वो थोड़ा स्पेशल होता है, जिसमें कि प्रोटीन या कोई लाइगेंड स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। तो इसको एक बार देख लेना, बाकी सब तो ये नॉर्मल ही है। उसके बाद नेक्स्ट है द कंपाउंड हैविंग हायर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज मूव स्लोअर वाइल द कंपाउंड प्रेफरिंग मोबाइल फेज मूव फास्टर, है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक वाली कहानी इधर होती है, जो जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो रुकेगा, जिसकी नहीं होगी वो चला जाएगा। नेक्स्ट इज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसमें जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एनालाइट टू इल्यूट फ्रॉम द कॉलम। जितना टाइम उस एनालाइट को लग रहा है कॉलम के बाहर आने के लिए वो है रिटेंशन टाइम। मीन्स कितना टाइम वो रिटेंड कर रहा है इनटू द कॉलम इटसेल्फ। एंड डेट टाइम होता है टाइम रिक्वायर फॉर अनरिटेन्ड कंपाउंड। रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है कि अपोस्ट्रोफी उसे बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, इज इक्वल टू रिटेंशन टाइम इज माइनस टी नोट बाय टी नोट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिटेंशन फैक्टर। नेक्स्ट सेलेक्टिविटी फैक्टर आता है, और ये जो टी आर है रिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टी नोट है वो डेड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं उसके बाद। हाँ जी, सेलेक्टिविटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड ये रिलेशन बताता है, रिलेटिविटी बताता है। कोई भी दो कंपाउंड है उन दोनों के जो सेलेक्टिविटी फैक्टर है वो रिटेंशन फैक्टर की रिलेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है ये। वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है बट ठीक है, अगर आपको याद होता है तो कर लो। Tr2 माइनस Tr1 अपॉन W1 माइनस W2, ठीक है। और गुड सेपरेशन जब माना जाता है जब रिजोल्यूशन फैक्टर की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा या इसके इक्वल हो, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो बेस्ड ऑन मोबाइल फेज पता है आपको गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि मोबाइल फेज गैस होता है, सैम्पल मस्ट बी वोलेटाइल, और इसके डिटेक्टर है लाइक फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। एंड टीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ठीक है, यूज फॉर सॉल्वेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में मैंने दिए हैं, बस इतना याद रखना है जो सैम्पल है वो वोलेटाइल होना चाहिए। सैम्पल शुड बी वोलेटाइल, ठीक है। और अगर कोई सैम्पल वोलेटाइल नहीं है तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनका हम यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, अगर कोई सैम्पल वोलेटाइल नहीं है तो उसे वोलेटाइल बनाने के लिए। देन नेक्स्ट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है, और ये फॉर नॉन वोलेटाइल ड्रग्स जितनी भी होती है ना उनके लिए सुटेबल होता है, लाइक HPLC। इसमें प्रेशर कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उसके बाद है बेस्ड ऑन सेपरेशन मैकेनिज्म लाइक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज होता है, सेपरेशन बाय सरफेस, एड्सॉर्प्शन, एंड एग्जाम्पल कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, जिसमें कि लिक्विड स्टेशनरी फेज होता है, लिक्विड मोबाइल फेज होता है, एंड सेपरेशन जो होता है वो सोलिबिलिटी के डिफरेंस के बेसिस पे होता है। एग्जाम्पल इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके। ओके, टेल मी two examples of partition chromatography in comment box. Tell me two examples of partition chromatography in comment box. The next is ion change chromatography. Charged stationary phase separates ionic compounds used for proteins and amino acids, है ना। इसमें ये याद रखना जो स्टेशनरी फेज है वो चार्ज रहता है और वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज साइज एक्सक्लूजन, जिसे हम जेल फिल्ट्रेशन और परमेबल क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ये है, जो लार्ज मोलिक्यूल, जो स्मॉल मोलिक्यूल है वो जेल में पेनिट्रेट कर जाता है, जो लार्ज मोलिक्यूल है वो बाहर आ जाते हैं जल्दी। तो इसमें लार्ज मोलिक्यूल पहले आते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी लाइक ये स्पेसिफिक होती है बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, सब्सट्रेट, इन सबको हम
ये सेपरेट कर सकते हैं, और ये हाईली सेलेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफी. ओके, देन कम्स टू प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. Other than these two, all are plate. See, planar chromatography means in a plane. Planar chromatography means plane, एक plane में है. तो paper और TLC all except these two are column chromatography. Column chromatography. These two are only planar chromatography. Okay. तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज वाटर ट्रैप्ड इन सेल्यूलोज मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है. मोबाइल फेज इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और आरएफ वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी सॉल्वेंट. ओके, नेक्स्ट आता है टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज सिलिका जेली एल्यूमिना होता है और प्लेट होती है. उस प्लेट के जरा डायमेंशन अगर याद है तो लिखो कमेंट बॉक्स में, है ना. और एक चेम्बर होता है, उसको हम इसमें डिप करते हैं. तो इसमें जो है उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस है, लाइक ये बहुत फास्ट होता है, सेंसिटिव होता है, एंड सॉल्वेंट का यूज़ इसमें हमें बहुत कम करने को मिलता है, क्योंकि यह कैपिलरी एक्शन के थ्रू चलता है ना, सॉल्वेंट मूव जो करता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. सैम्पल पासेस थ्रू पैक्ड कॉलम, है ना. कॉलम को पैक करते हैं और इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो देख लेना. इल्यूशन टाइप्स में दो है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही मेंशन किए इधर, ठीक है, जो कि बेयर मिनिमम है. आइसोक्रेटिक में जो सॉल्वेंट का कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहता है, और ग्रेडियंट में चेंज होता रहता है ग्रेजुअली. उसके बाद HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल टेक्निक में से एक है, और इसमें जो कंपोनेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक सॉल्वेंट रिजर्वायर, पंप कितना प्रेशर लगाता है एक बार मुझे कमेंट करके बताओ. अराउंड 6000 PSIG, अराउंड. जो आपको याद है वो कमेंट करके बताओ. इंजेक्टर और देन कॉलम द डिटेक्टर, और इसमें मोस्ट कॉमन यूज डिटेक्टर एक बार बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ. वैसे डिटेक्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के इंपॉर्टेंट जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है. द नेक्स्ट इज, हाँ इसमें रिकॉर्डर भी तो होता है, ये कंप्यूटर रहेगा छोटा जो रिकॉर्ड करेगा सारी चीज़ें, लाइक ग्राफ जो देगा हमें, क्रोमेटोग्राम जो देगा. उसके बाद मॉडल्स ऑफ HPLC, लाइक नॉर्मल फेज रहेगा, पोलर स्टेशनरी फेज, नॉन पोलर मोबाइल फेज. रिवर्स फेज में उल्टा हो जाता है, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज होता है और पोलर मोबाइल फेज. इसको आप याद कर सकते हो. जो नॉर्मल है, नॉर्मल में आप, वैसे तो आपको याद होगा, दूसरी मैं ट्रिक बताऊंगी वो आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन फिर भी जिसको अगर नहीं है याद तो देख लो एक बार. नॉर्मल फेज आप याद रख लो SP से, SP, ठीक है. SP मीन्स स्टेशनरी और पोलर, और जो रिवर्स है वो उसका रिवर्स ही है, लाइक पोलर वुड बी मोबाइल फेज एंड नॉन पोलर वुड बी स्टेशनरी फेज. उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्टर्स इसके, लाइक UV डिटेक्टर, PDA इज व्हाट, फोटो डायोड array डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर. द नेक्स्ट वन इज गैस क्रोमेटोग्राफी का कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंपॉर्टेंट है. इसमें करियर गैस रहती है ना, करियर गैस रहती है. और मोस्ट कॉमन गैस हम कौन सी यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. इंजेक्टर, कॉलम, ओवन और डिटेक्टर. और कुछ कॉमन डिटेक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है इसके, वो है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, बताया था मैंने. देखो ये रहा, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सेपरेशन. ओके, पार्टिकल का साइज क्या है, फ्लो रेट क्या है, टेम्परेचर, मोबाइल फेज की पोलैरिटी, कॉलम लेंथ एंड pH. दे ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस क्या है, ये ज़्यादा देख लो बस एक बार. ड्रग प्योरिटी टेस्टिंग में इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, बायो एनालिसिस, ये तो आपने भर भर के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लिखे होंगे. बायो एनालिसिस, स्टेबिलिटी स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक्स, हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन, है ना. उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हैं जो नाइपर के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है. जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन की आइडियल वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, शुडंट बी लेस देन, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, वो उसकी आइडियल वैल्यू है, ठीक है. टेलिंग फैक्टर जो होता है, टेलिंग फैक्टर जनरली पीक, जब हम ट्रबल शूट करते हैं जिसका ये एक प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है. अगर पेपर में आया तो इसकी एक वैल्यू आ सकती है पीक की, टेलिंग, जब पीक टेलिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेलिंग फैक्टर की वजह से हुई है.
तो जो टेलिंग फैक्टर है वो 2 से कम होना चाहिए। 2 चलेगा, 2 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। थियोरेटिकल प्लेट्स मतलब जितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहेगी, HPLC में मिलता है, जितनी कॉलम में थियोरेटिकल प्लेट्स का नंबर ज़्यादा रहेगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। जैसे सीव हमने पढ़ी थी ना, सीव बहुत सारी, तो वैसे ही ये थियोरेटिकल प्लेट्स भी होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और ये कप्पा की वैल्यू 1 to 10 ही आनी चाहिए, ठीक है। दीज आर दी आइडियल वैल्यूज विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट कुछ MCQs देखो। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, जो ऑप्शन है वो इधर है इस बार, तो ये लोग आप देख लेना। क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन किसके बिहाफ पे होता है? डेंसिटी, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कमेंट या आंसर इन द कमेंट बॉक्स गाइस। इस बार मैंने आंसर इधर इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि ये आंसर जो मैं इधर लिख देती हूँ उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ये अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिलता है, जो मैंने मौका दिया है। आप लोग सिर्फ इसको देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन से का क्या आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। और मैं ये सॉल्व भी नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं तो नॉन फार्मा कराऊंगी। फार्मा का पोर्शन आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, वो ये इम्पॉर्टेंट है ये, और ये आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, तो आप लोग ही सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। स्टेशनरी फेज TLC में क्या होता है बताओ? RF वैल्यू रेंजेस बिटवीन these are the questions, you can go through it. Pause the video and comment your answer in the comment box guys. Pause this video and comment your answer in the comment box. You can go through all these 20 questions. There are 20 questions in this PDF. और अगर किसी को कोई भी नीड हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे एक बार पता चले कि अभी आपको कंटेंट क्या देना है, किस चीज़ की नीड है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। अब ये मोस्ट कॉमन HPLC कॉलम बताओ कौन सा होता है? टेलिंग फैक्टर ये, ठीक है। इतना ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बोलूँगी आंसर सही है कि नहीं। कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे एंड